रियल वैल्यूड फंक्शंस। सिलेबस में क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस, वैल्यूड फंक्शंस, ध्यान से समझना। इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व है वो क्या है? सेट भी इन्वॉल्व है, सेट, रिलेशन भी इन्वॉल्व है, लेकिन हम सेट और रिलेशन उन पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो कंसंट्रेशन के इश्यू है वो क्या है? फंक्शन है। ठीक है ना? तो सेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही है, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। रिलेशन है, उस पार्ट को हम अलग से देखेंगे, सेट एंड रिलेशन। लेकिन अभी हम रिलेशन का मतलब यह समझ सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू सेट्स, वो क्या होता है? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? एनी टाइप ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू सेट्स। ठीक है ना? अब रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, तो पहली बात तो क्या है कि जो हमारे पास सेट्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, क्या है? जो हमारे पास सेट्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स के सेट होने चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है? जो सेट्स इन्वॉल्व हैं वो कैसे होने चाहिए? रियल वैल्यूज के सेट्स होने चाहिए। बात समझ में आ गई है? जो सेट्स इन्वॉल्व हैं वो कैसे होने चाहिए? रियल वैल्यूज के सेट होने चाहिए। और हर टाइप का अटैचमेंट या रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होता। मतलब कैसा भी अटैचमेंट हो, रिलेशन तो ये होगा, ये अटैचमेंट, कैसा भी अटैचमेंट है आपस में, ये क्या होगा? रिलेशन होगा। लेकिन रिलेशन जो फंक्शन है, फंक्शन हर टाइप का अटैचमेंट फंक्शन नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना? तो हम वैसे ऐसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, इसे कोडोमेन कहते हैं। x1 की इमेज y1 है, y1 की प्री इमेज x1 है। लेकिन ये सभी टर्म्स हम फंक्शन के टर्म्स में ही सीखेंगे। ठीक है कि नहीं? तो जरा लिखो, नोट करो। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन is special type of real valued relation, is special type of real valued relation in which each element of domain, has unique image in the set of codomain, has unique image in the set of codomain। has unique image in the set of codomain। ठीक है? अब कंसंट्रेट करो। लेट ये हमारे पास x का सेट है, ये एक सेट है, ये y का सेट है। रियल वैल्यूड रिलेशन का मतलब क्या है? कि ये दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? रियल वैल्यूज होनी चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। मान लो इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें 4 एलिमेंट हैं। मान लो इसमें भी 3 है या 4 है, मान लो। ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, रिलेशन में तो क्या है? x1 की इमेज y1 आ गई, ये आ गई, ये आ गई। x1 की 2 इमेज भी आ सकती हैं, ये आ गई। ठीक है कि नहीं? तो ये एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये? ढंग से समझना। r ऑफ x1 हमारे पास कितना आ रहा है? r ऑफ x1 कितना आ रहा है? y1। और x1 क्या आ रहा है? y4 भी आ रहा है। r ऑफ x2 क्या आ रहा है? y2। r ऑफ x3 कितना आ रहा है? y3। ढंग से सुनना, ये एक रिलेशन तो है, और अगर ये दोनों सेट रियल नंबर्स के सेट हैं तो रियल वैल्यूड रिलेशन भी है। इसे हम क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन। इसे क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन। इसे क्या कहते हैं?
कोडोमेन ऑफ रिलेशन। जैसे y1 है, y1 को क्या कहेंगे, इमेज ऑफ x1। x1 क्या है, प्री इमेज ऑफ y1। मतलब y2 क्या है, इमेज ऑफ x2। x2 क्या है, प्री इमेज ऑफ y2। y2 क्या है, इमेज ऑफ x2, और x2 क्या, प्री इमेज ऑफ y2। बात समझ में आई ना, ये समझ आया कि नहीं। अब कंसंट्रेट करना, लेकिन क्या ये रिलेशन फंक्शन है, नहीं है। चाहे ये दोनों रियल वैल्यूड के सेट हों x और y, तो भी ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, x1 x2 x3 तीनों की इमेजेस हैं, लेकिन x1 की कितनी इमेजेस हैं, 2। हमने आपको क्या बताया, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन। ईच एलिमेंट पर अंडरलाइन करो और यूनिक इमेज पर अंडरलाइन करो। ईच एलिमेंट पर अंडरलाइन करना चाहिए और यूनिक इमेज। तो इट इज, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, लिख लो यार, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। इसका लॉजिक क्या लिखेंगे, ऑल्दो ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, हाँ बना लो, पहले लिख लो, ऑल्दो ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव इमेजेस, ऑल्दो ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव इमेजेस, although all element of domain have images, but x1 has two images, x1 has two images, so this relation is not a function, so this relation is not a function। समझ आए, बना लिया था क्या, ध्यान से देखने आ रहे। मान लो हमारे पास क्या है, एक सेट है, लेट इट विद द सेट ए, इट विद द सेट बी, एंड इसमें एलिमेंट्स हैं x1, ये रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर सच दैट x2 y, ये x है और ये y है, ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, y2, y3, y4, और एक रिलेशन डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया है, x1 की इमेज है, लेट x1 हैज द इमेज y1, x2 हैज इमेज y2, बट इट इज द रिलेशन ओनली। तो r ऑफ x1 हमारे पास क्या दिया है, y1, r ऑफ x2 क्या है, y2, और r ऑफ x3 कुछ नहीं दिया है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, नहीं होगा। although x1 and x2 has one images, but x3 has no image, so it is not a function, it is also a relation। x और y रियल नंबर्स के सेट होंगे तो भी ये क्या होगा, ओनली द रिलेशन, नॉट अ फंक्शन। ये भी एक रिलेशन ही है, फंक्शन नहीं है। आर सच दैट x2 y में ये एक रिलेशन ही है, फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन, लिख लेना, नॉट अ फंक्शन। ओनली क्या है, ये एक रिलेशन। समझ गए, ध्यान से देखना। अब आगे जो फंक्शन होंगे रिलेशन, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब बनाते हैं पहले।
4 तरीके के पॉसिबल रहते हैं मेनली, उनको सीखेंगे पहले, बाद में पहले बना लेते हैं। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ढंग से देखना, x1, x2, x3 तीन ही पॉइंट डोमेन में ले रहे हैं, x1, x2, x3, और इसमें 3 ले लिए, y1, y2, y3, और ये क्या है, y1, y2, y3, y4, इसमें खाली भी रह सकते हैं। ढंग से देखना। और ये रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, पहला वाला नोट भी करते जा रहे हो ना। r ऑफ x1 हमारे पास क्या है, y1 है, लाइक दैट इसी की तरह सिमेट्रिक है। x1 के लिए y1 आया, x2 के लिए y2 आया, और x3 के लिए y3 आया। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो रिलेशन है r सच दैट x टू y में, क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन क्यों है कि x के जो डोमेन है उसके हर एलिमेंट की इमेज है, और किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है। हर एलिमेंट की इमेज है और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं है। इस केस में देखिए, एक और मैं बनाता हूं, r सच दैट x टू y बना रहा हूं मैं। ढंग से देखना, ये कैसा आएगा। लेट ऐसा रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, सेम ऐसे ही बनाया। इधर खाली रह सकता है, नो प्रॉब्लम। ये तो यहां पर भी क्या है, ये हर एलिमेंट की इमेज है और किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं है। ये भी क्या होगा, ये फंक्शन है। बात समझ में आ गई ना? ये समझ आ गया? नोट कर लो जरा ढंग से। तो ये तो फंक्शन है, दोनों ही हैं। और देखिए, दो और बनाते हैं। लेट इट बी द सेट x, ये y, x1, x2, x3, ये क्या है, y1, y2, y3, एंड इट बी x1, x2, x3, लेट इसमें y1, y2 है। कंसंट्रेट करना। और रिलेशन हमारे पास कैसा है, x1 की ये इमेज है, x2 की भी x1 इमेज है, ये इमेज है। तो लाइक दैट ऐसा है। इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, r ऑफ x1 कितना है, नहीं, ये भी क्या है, फंक्शन है। क्यों है, ये फंक्शन है कि नहीं है? है। इधर एक एलिमेंट जो रेंज का है उसकी प्री इमेजेस 2 हो सकती हैं, लेकिन डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना? ये भी क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी की इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है। ये भी क्या होगा, x से y में क्या रहेगा, ये फंक्शन। बात समझ में आ गई ना? x से y में फंक्शन। दोबारा से मैं रिपीट करूं, x किसका सेट होता है? अगर हमारे पास f सच दैट x टू y लिखा है तो x क्या है, सेट ऑफ डोमेन। बात समझ में आ गई ना? बना लिया था ये। y क्या है, सेट ऑफ कोडोमेन। इसे हम कैसे बोलते हैं, y2 क्या होती है? अगर f ऑफ x2 इक्वल टू y2 है तो y2 क्या है, इमेज ऑफ, नहीं, इमेज ऑफ x2। y2 को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ x2। x2 को क्या बोलते हैं, और ये क्या होगा, x2 को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ y2। नोट कर लो। रियल वैल्यूड फंक्शन है तो x और y दोनों क्या होने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ में आई ना? समझ आ गए?
आ गया ना। अब मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, कि एफ सच दैट x2 y की बात कर रहे हैं, आर सच दैट x2 y की बात कर रहे हैं, और हमारे पास क्या दिया है, मॉड y इक्वल टू एक्स दिया है। मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो तो डोमेन है, और y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, कोडोमेन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये रिलेशन दिए हैं, ये साइन y इक्वल टू एक्स है, ब्रैकेट y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो क्या ये फर्स्ट रिलेशन फंक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ये x है, तो एक x के लिए y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2। मान लो कोई x फिक्स करते हैं तो इसके लिए 2 y आ रहे हैं, एक ऊपर भी आ रहा है और एक नीचे भी। तो ये फंक्शन x से y में, ये फंक्शन, हाँ ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। मैंने बताया भी था कि मॉड y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन नहीं होता है, ब्रैकेट y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन नहीं होता है, सिग्नम y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये कैसा है, ये फंक्शन है। साइन y इक्वल टू एक्स फंक्शन होगा क्या, नहीं। जैसे x को 1/2 लिखोगे तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, इनफाइनाइट। जैसे x को 0 लिखा आपने तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, इनफाइनाइट। तो x से y में ये फंक्शन नहीं है। ब्रैकेट y इक्वल टू एक्स, क्या ये फंक्शन है, नहीं है। x को 1 लिखोगे तो y कहां से कहां तक जाएगा, 1 क्लोज से 2 ओपन। y इक्वल टू एक्स क्यू क्या फंक्शन है। बात समझ में आ गई ना। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन देन रिलेशन इज फंक्शन। समझ आ गया ना। और रियल वैल्यू अगर दोनों सेट कैसे होने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई ना, ये ढंग से समझ आया कि नहीं, आ गया ना, समझ आ गया। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जरा आगे समझना। 2 इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है। अगर हमारे पास f सच दैट x2y दिया है, ऐसे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ f सच दैट x2y इज गिवन एंड y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, और उसके लिए ये क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसा कुछ गिवन है हमें। समझ गए ना, ठीक है। तो x को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ डोमेन। लिख लो जरा, सेट ऑफ डोमेन। x काय का सेट होगा तो डोमेन, समझ आए। y काय का सेट होगा, सेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है ना। x काय का सेट होगा, डोमेन, y किसका होगा, कोडोमेन। ठीक है ना। लेकिन कब, जब f सच दैट x2y दिया है, ठीक है ना। और हमें कुछ भी नहीं दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है बस। सेकेंड पॉइंट लिखो, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है बस, ऐसे लिखा है। ठीक है ना। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, लिखो यार, देन डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज रियल। फॉर विच y इज रियल। अगर ऐसे हमें दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, तो x को डोमेन मानते हैं। लेकिन कुछ दिया नहीं है तो रियल वैल्यूड फंक्शन ही हमारे सिलेबस में है, तो हम किस बात पे ध्यान देंगे, y कैसा होना चाहिए, रियल। जैसे y इक्वल टू, अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, रूट एक्स दिया है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है ना। y इक्वल टू अगर ln x दिया है तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन
0, y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? R। लेकिन ये कब? जब हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। बात समझ में आ गई? डोमेन, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा है तो कोडोमेन क्या मानते हैं? y। व्हाट इट? अगर ऐसे लिखा है तो कोडोमेन क्या मानते हैं? y। लेकिन अगर ऐसे नहीं लिखा है तो कोडोमेन क्या मानेंगे? लिख लो, व्हेन कोडोमेन इज नॉट गिवन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन कोडोमेन इज नॉट गिवन कंसीडर ऑल रियल नंबर्स एज कोडोमेन। कंसीडर ऑल रियल नंबर्स एज कोडोमेन। ठीक है ना? ढंग से सुनना। अगर हमारे पास जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, ऐसे लिखा है फंक्शन एफ सच दैट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस 1 to 4 एंड एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसकी डोमेन क्या मानेंगे? ये सेट क्या होगा? डोमेन। और ये सेट क्या होगा? कोडोमेन। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आई? और सिंपली क्या लिखा है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा है कहीं पे, तो इसकी डोमेन क्या होगी? वाई रियल होना चाहिए। वाई कब रियल होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। साइन एक्स में हमेशा वाई रियल आता है। और कोडोमेन गिवन नहीं है, तो कोडोमेन गिवन नहीं है तो कोडोमेन क्या मानते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ऑल रियल नंबर्स। रेंज होती है -1 to 1, क्या होती है? रेंज। समझ गए ना? ठीक है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं? रेंज करके लिखो, रेंज दोनों के लिए वर्ड वैलिड है। रेंज क्या है हमारे पास? हाँ हाँ, नहीं, y की वैल्यू आएगी उसे कोडोमेन नहीं बोलते, वो अलग चीज है कोडोमेन। y की वैल्यू जो आएंगी उसे रेंज बोलते हैं। लिखो यार, रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y that is obtained for domain. Range is the set of values of y that is obtained for domain. इन x के लिए y की वैल्यू कितनी आएगी? -1 से 1, तो यहां पर भी रेंज -1 से 1 होगी। इन x के लिए y की वैल्यू जो आएंगी वो -1 से 1 ही होंगी, तो यहां पर भी क्या होगी? रेंज -1 से 1। कोडोमेन ये वाला सेट होता है अगर दिया है तो, और नहीं दिया तो क्या मानते हैं कोडोमेन? नहीं, ऑल रियल नंबर्स, वो तो डोमेन है ना। और डोमेन ये वाला सेट मानते हैं, इधर वाला, और नहीं दिया है तो जिसके लिए y क्या हो? रियल हो। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ठीक है। तो कोर कंसेप्ट क्या हुआ हमारे पास? कोर कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर हमारे पास, ढंग से समझो, कोर कंसेप्ट क्या हुआ? अगर एफ सच दैट एक्स से वाई लिखा है तो एक्स क्या है? सेट ऑफ डोमेन। वाई क्या है? सेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होगी? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई दैट आर ऑब्टेन्ड फॉर एक्स। ठीक है ना? और कुछ नहीं लिखा है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो डोमेन का सेट क्या होगा? द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज रियल। रेंज क्या होगा? द वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन्ड फॉर डोमेन। और कोडोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। समझ गए ये? अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले कुछ वर्ड्स के टर्म लिख लो, उनका मीनिंग लिख लो। सिनोनिम टाइप से बहुत गड़बड़ होती रहती है। लिख लो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो इसमें कुछ वर्ड लिखो पहले,
जो सिनोनिम की तरह बहुत अलग अलग वर्ड आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखो यार, सबसे पहले लिखो फंक्शन। फंक्शन सेम एज मैपिंग। मैपिंग फंक्शन है, कहीं जैसे कहीं पे फंक्शन वर्ड यूज हो रहा है या मैपिंग वर्ड यूज हो रही है, इन दोनों का मतलब क्या है? सेम। आगे लिखो वन वन। एक टाइप ऑफ फंक्शन में मैं आगे आपको सिखाऊंगा, एक वन वन फंक्शन होता है। तो वन वन, वन वन इज सेम एज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव वन वन इज सेम एज इंजेक्टिव। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये वर्ड मीनिंग है बस। वन वन का मतलब क्या है? इंजेक्टिव। आगे लिखो मैनी वन। मैनी वन, मैनी वन कैसे यूज होता है? नॉन इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, ठीक है ना? आगे देखिए, ऑन टू। ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, ऑन टू का मतलब क्या है? सर्जेक्टिव, ठीक है ना? आगे लिखिए इनटू। इनटू, इनटू का मतलब क्या है? नॉन सर्जेक्टिव। नॉन सर्जेक्टिव, इनटू का मतलब क्या है? नॉन सर्जेक्टिव। कितने हो गए? फंक्शन, मैपिंग, वन वन। वन वन फंक्शन को क्या बोल सकते हैं हम? इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। मैनी वन फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? नॉन इंजेक्टिव मैपिंग और नॉन इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? सर्जेक्टिव। इनटू को एक और लिखिए, लास्ट वन, वन वन प्लस ऑन टू, मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या है? इंजेक्टिव प्लस, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। ठीक है ना? तो जब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हैं तो इसका एक नाम और होता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव का नाम क्या है? बाइजेक्टिव। इसी का इनवर्स पॉसिबल होता है। मैं आपको बता रहा था, जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा कभी। इन्हीं फंक्शन का क्या पॉसिबल होता है? इनवर्स। तो इसका एक नाम और है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है कि नहीं? तो ये वर्ड्स ध्यान रखने, ध्यान रहेंगे ये।
वन वन इंजेक्टिव, मैनी वन नॉन इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, इनटू नॉन सर्जेक्टिव, वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव, इन्वर्टिबल। ठीक है ना। अब दो तरह के होते हैं बेसिकली फंक्शन, या तो ऑन टू होता है या इन टू, ये दोनों जरूरी है, और मैनी वन और वन वन से एक जरूरी है। ठीक है ना। तो पहले ऑन टू और इन टू का क्राइटेरिया सीखते हैं। लिखो यार, नहीं मैनी वन इन टू हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं ना, मैनी वन इन टू पॉसिबल है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है अलग से। चार ही फंक्शन पॉसिबल होते हैं, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ऑन टू और इन टू का क्राइटेरिया सेम है, बात समझ में आ रही है ना। और मैनी वन और वन वन के क्राइटेरिया सेम है। तो लिख लो ऑन टू एंड इन टू फंक्शन, ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। लिखिए, टू डिसाइड ऑन टू एंड इन टू फंक्शन, टू डिसाइड ऑन टू एंड इन टू फंक्शन always concentrate, to decide onto and into function always concentrate on range and codomain of function, on range and codomain of function। ऑन टू और इनटू के लिए आपको किस पे ध्यान देना है? ओनली एंड ओनली रेंज एंड कोडोमेन। समझ आया कि नहीं? अगर हमारे पास रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुई, दो पॉसिबिलिटी है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब कोडोमेन का सेट और रेंज का सेट कैसा हो, सेम ही हो। बात समझ में आ रही है ना? तो फंक्शन कैसा होगा? This implies on to and converse is also true. On to लिख लो जरा जी। If range equal to codomain, then function is on to and converse is also true. If range equal to codomain, then function is on to and converse is also true. ठीक है? आ गया? आगे लिखो, इफ रेंज इज प्रॉपर सबसेट, मतलब रेंज में एक एलिमेंट ऐसा, कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो रेंज में नहीं है। इफ रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, मैं आपको बता रहा था कोडोमेन का वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट था। कोडोमेन इसलिए तो इंपॉर्टेंट था, नहीं दिया हो या दिया हो, क्योंकि ऑन टू और इनटू हम डिसाइड कोडोमेन की हेल्प से कर पाते हैं। लिख लो लैंग्वेज में भी, इफ रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन देन फंक्शन इज इनटू, देन फंक्शन इज इनटू। ठीक है ना? तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर ऑन टू और इनटू डिसाइड करना है तो कंसंट्रेट किस पे करना है? रेंज एंड कोडोमेन। समझ आया ये? बात समझ में आई कि नहीं? कंसंट्रेट करिए। जैसे अगर हमारे पास ये दिया है कि एफ सच दैट -π/2 to π/2, प्रॉब्लम है ये, to -1 to 1, fx इक्वल टू
साइन एक्स। तो इसकी कोडोमेन क्या मेंशन है, हमें लिख लो ढंग से। कोडोमेन क्या मेंशन है, क्योंकि एफ सच दैट एक्स टू वाई दिया है, तो ये वाला सेट क्या होगा, कोडोमेन, यही होगा ना। तो कोडोमेन कितना है, -1 से 1, और रेंज कितना है, रेंज क्या होता है, डोमेन के लिए वाई का वेरिएशन। तो अगर एक्स -π/2 टू π/2 जा रहा है तो रेंज कितना आएगा, तो रेंज -1 to 1 है। तो दोनों सेट कैसे हैं, सेम है, दोनों सेट कैसे हैं, सेम है। तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा कि नहीं, बात समझ में आ गई ना। मतलब ऑन टू और इनटू की प्रॉब्लम रेंज की प्रॉब्लम होती है बेसिकली, समझ आया कि नहीं। तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। समझ आ गया। अगर हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, कुछ दिया ही नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स दिया है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ टू +∞। कोडोमेन क्या होगी, -∞ टू +∞, कुछ मेंशन नहीं है ना। और रेंज क्या होगी, -1 to 1। तो रेंज क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो भी ये कैसा हो गया, कैसा हो गया फंक्शन, फंक्शन कैसा हुआ, इनटू। वो कभी नहीं हो सकता। कोडोमेन तो सभी वैल्यूज हैं, उसी का कुछ पार्ट क्या होगा, रेंज होगा। रेंज इक्वल हो सकता है, लेकिन कोडोमेन तो इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा वो। समझ गए कि नहीं। डोमेन के हर पॉइंट के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, और डोमेन के हर पॉइंट के लिए वैल्यू क्या आ रही है, कोडोमेन के सेट से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, फंक्शन नहीं है। समझ गए कि नहीं, ये समझ आया। तो कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर हमें रेंज और कोड मतलब ऑन टू और इनटू पर कंसंट्रेट करना है तो टेंशन की बात नहीं है। ऑन टू और इनटू किस पर कंसंट्रेट करके आसानी से निकाल सकते हैं, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है कि नहीं। सर्जेक्टिव या नॉन सर्जेक्टिव हमें पता लगाना है मैपिंग का, तो ओनली एंड ओनली किस पे ध्यान देना है, रेंज एंड कोडोमेन। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू, और रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा तो कैसा होगा, इनटू। समझ आए है, समझ आ गया ना ढंग से। आगे लिखिए चलिए, 1 1 एंड मैनी 1, 1 1 एंड मैनी 1। वन वन एंड मैनी 1। पहले डेफिनेशन लिखो, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इनको। इफ each element of range, if each element of range has only one pre-image, if each element of range has only one pre-image, then function is 1 1, then function is 1 1, then function is 1 1। आगे लिखिए, if at least one element of range, if at least one element of range
if at least one element of range has more than one pre-images, then function is many one. ठीक है ना, समझ आया ये? कंसंट्रेट करना यार. लेट ऐसे लिख लो, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन. डायग्राम बाय जैसे एक्सप्लेन करते हैं अपन, ध्यान से देखना. ये एक सेट बना दिया, ये इधर भी एक सेट बना दिया. इसमें क्या है, अपन शो कर रहे हैं 3 एलिमेंट शो कर रहे हैं. इसमें 3 एलिमेंट शो कर रहे हैं. लेट x1 3 एलिमेंट शो कर दिए. इसमें y1 y2 y3 y4. ध्यान से देखना यार, मैंने क्या किया, x1 की इमेज बना दी y1, x2 की y2, x3 की y3. तो ये बताओ इसके रेंज का सेट क्या है? रेंज कितना है? रेंज का सेट क्या है? y1 y2 y3. अब ये बताओ, ये 1 1 होगा या मैनी 1? क्योंकि रेंज के हर एलिमेंट की प्री इमेजेस कितनी है? एक ही है. तो ये कैसा होगा? 1 1. अच्छा, ऑन टू होगा या इन टू? ऑन टू होगा या इन टू? इन टू. क्यों? कोडोमेन क्या है? y1 y2 y3 y4. और रेंज क्या है? y1 y2 y3. बात समझ में आई ना? ये रेंज के हर एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, इसलिए ये 1 1 है. बात समझ में आई? एक और देखो, मेनली 4 ही पॉसिबल होते हैं, सब यहां पे हो जाएंगे. अब लेट एफ सच दैट x2 y के बारे में बात कर रहे हैं. तो डोमेन इज लाइक दैट x1 x2 x3 और y1 y2 y3. it is the codomain. Then like this is like that, this x, ये y है. ठीक है ना? तो ये भी क्या है? 1 1 है कि नहीं? 1 1 ऑन टू. समझ गए कि नहीं? मतलब रेंज के हर एलिमेंट की इमेज है, और इमेज कितनी है? ओनली 1 प्री इमेज. बात समझ में आ गई ना? ये कैसा फंक्शन है? 1 1 ऑन टू. बना लिया? जल्दी से बनाओ दोनों. ये 1 1 क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? रेंज के एलिमेंट की प्री इमेजेस एक ही हो. रेंज के हर एलिमेंट की प्री इमेजेस क्या हो? एक ही हो. तो वो क्या है? 1 1. बन गया ना ये? ये देखो, इसमें लिए हमने x1 x2 x3, ये y1 y2 ले लिया. अच्छा, ये बताना, ध्यान से देखना, इससे क्या बनाना है हमें? मैनी 1 बनाना है. ये बनाया, ये बनाया. ये कैसा है? ये x है और ये y है. एफ सच दैट x से y में कैसा है? कैसा है ये? मैनी 1. बात समझ में आ रही है कि नहीं? कैसा है? मैनी 1. कैसा फंक्शन होगा ये? मैनी 1 ऑन टू. मैनी 1 क्यों है? y1 की प्री इमेजेस क्या है? 2 हैं. और ऑन टू क्यों है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. बात समझ में आ गई नहीं? बना लिया? जल्दी बनाइए.
लेट x है, ये y है, ये x1, x2, x3, ये y1, y2, ये y3. कंसंट्रेट करना. ये कैसा है? ये कैसा है? x1 की इमेज क्या है? y1. x2 की इमेज क्या है? y1. तो इसलिए क्या हो गया? मैनी वन. y1 जो इमेज है वो उसके लिए प्री इमेजेस क्या है? x1 और x2. और रेंज क्या है इसकी? तो इनटू है या ऑन टू? इनटू. बात समझ में आ गई ना? तो ऑन टू और इनटू का क्राइटेरिया सेम होता है, रेंज एंड कोडोमेन. ऑन टू और इनटू का क्राइटेरिया क्या है? रेंज एंड कोडोमेन. अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो ऑन टू, और रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है मीन्स कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जो रेंज में नहीं है तो इनटू. 1-1 और मेनी वन का क्राइटेरिया क्या है? सेम है. अगर रेंज के हर एलिमेंट की प्री इमेजेस एक ही हों तो वो कैसा होगा? 1-1. और रेंज में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेजेस क्या है? एक से ज्यादा है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, तो वो क्या होगा? मैनी वन. समझ गए ना? समझ आ गया कि नहीं? है? आ गया कि नहीं? क्या आ गया ना? आगे लिखिए. मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ 1-1 एंड मैनी वन. मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ 1-1 एंड मैनी वन. ध्यान से देखना. हमने क्या किया? कोई y इक्वल टू एफ एक्स हमें दिया था और क्या पता करना था कि ये 1-1 है या मैनी वन है. तो कुछ भी नहीं किया. हमने क्या किया? एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या कर दिया? एफ ऑफ x2 कर दिया. तो ये x1 x2 में क्या बनेगी? इक्वेशन. ठीक है ना? बात समझ में आई ना? जब हमने सॉल्व किया तो यहां से क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2 आ गया. तो हम कंक्लूजन क्या निकाल लेंगे? फंक्शन कैसा है? 1-1 1-1. ऑन टू और इनटू के लिए तो रेंज पे ध्यान देंगे ना, रेंज और कोडोमेन. कैसे? इसका मतलब ये हुआ, ये हमने क्या किया था? दो एलिमेंट के लिए इमेजेस क्या कर दी थी? सेम बना दी थी. तो जब हमने दो एलिमेंट के लिए इमेजेस सेम बना के इक्वेशन सॉल्व की तो हमारे पास क्या आ गया? वो एलिमेंट्स कैसे आ गए? सेम आ गए. इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कैसे दो एलिमेंट है ही नहीं जिनके लिए इमेजेस क्या हो? सेम हो. मीन्स फंक्शन कैसा हो गया? 1-1. बात समझ में आ गई ना? अभी मैं नोट करा दूंगा. बात समझ में आई? अगर हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हमने किया, ध्यान से देखना, तो निश्चित तौर पे इसका एक सॉल्यूशन तो क्या आएगा? x1 इक्वल टू x2. ठीक है कि नहीं? और डोमेन में लाई करने वाले कोई और सॉल्यूशन भी आ रहे हैं अदर देन दिस. इसके अलावा भी आ रहा है. मान लो x1 इक्वल टू 2x2 आ जाए या x1 इक्वल टू -x2 आ जाए. तो मीन्स डोमेन में लाई करने वाले कोई दो और सॉल्यूशन भी आ रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? दो डिफरेंट x पॉसिबल हैं जिसके लिए इमेजेस क्या हो? सेम हो. इसका मतलब क्या हुआ? दो डिफरेंट इमेजेस, दो डिफरेंट x पॉसिबल हैं जिसके लिए इमेजेस क्या हो? सेम हो. तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन. इस केस में क्या हो जाएगा? मैनी वन. बात समझ में आ गई ना? ये समझ आया? लिख लो जरा अब. फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, if we apply f of x1 equal to f of x2, if we apply f of x1 equal to f of x2, but for this equation
But for this equation, we get only one solution, x1 equal to x2. We get only one solution, x1 equal to x2. Then function is 1, 1. Converse is also true. Then function is 1, 1. Converse is also true. Converse is also true. ठीक है, आगे बेसिकली हमने क्या किया, x की दो वैल्यूज के लिए इमेजेस क्या कर दी, सेम. लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो क्या पाया, दो अलग नंबर है ही नहीं, वो कैसे हैं, सेम है. तो कंक्लूजन क्या आया, फंक्शन इज 1, 1. लेकिन अगर हमने एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 किया और x1 इक्वल टू x2 ये तो आएगा ही, इसके अलावा कुछ और भी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दो ऐसे x एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए इमेज क्या आ जाए, सेम आ जाए. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इफ वी अप्लाई एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, इफ वी अप्लाई एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, and get the solution of this equation, and get at least one solution of this equation, at least one solution of this equation, at least one solution of this equation lying in domain of fx, lying in domain of fx, then y equal to fx is many one function. इन फर्स्ट केस में हमने क्या कंक्लूड किया था, देयर एग्जिस्ट नो एक्स फॉर विच इमेजेस आर सेम. और सेकंड में क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू एक्सेस फॉर विच इमेजेस आर सेम. तो मैनी वन और वन वन समझ आ गया, बात समझ में आई ना. ये इससे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे. ढंग से देखना, एक ही प्रॉब्लम है, जैसे दो प्रॉब्लम में लेता हूं, एक आसान सी, एफ सच दैट, ध्यान से देखिए, एफ सच दैट आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 3x माइनस 1. ठीक है ना. तो हमें ये चेक करना है, वैसे तो हमें मालूम है ये 1, 1 होगा, लीनियर है, लेकिन हमें ये चेक करना है ये 1, 1 है या नहीं है. तो हमने क्या किया, एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या कर दिया, एफ ऑफ x2 कर दिया. तो कितना आ जाएगा, 3x1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 3x2 माइनस 1. तो आ क्या गया, x1 इक्वल टू x2. बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं. R टू R है तो डोमेन में भी लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, इसका फंक्शन कैसा है, 1, 1. बात समझ में आ गई. अब ध्यान से देखना, एक दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया, वो कैसे डिफाइन किया है, एफ सच दैट R टू R बट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. तो वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे. हमने क्या किया, एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या किया, एफ ऑफ x2 किया. तो यहां से क्या आएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर. इट मीन्स x1 इक्वल टू x2 भी आ गया, और ये दोनों के दोनों ही किसमें लाई कर रहे हैं, डोमेन में, R में. वैसे भी हम जानते हैं कि जो वैल्यू 1 पे आएगी वही किस पे आएगी, -1 पे आएगी कि नहीं. तो और 1 और -1 दोनों डोमेन में है, तो ये कैसा हो गया, मैनी वन. ये कैसा है, 1, 1.
ये समझ आया कि नहीं? समझ आ गया ये ढंग से? आ गया ना? है? रुको जरा, एक और देखो। मान लो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। एफ सच दैट r+2r कह रहे हैं, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है? x² है, ठीक है ना? तो ये कैसा होगा? f(x1) इक्वल टू क्या करेंगे? f(x2), तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x1² इक्वल टू x2²। तो x1 इक्वल टू क्या आएगा? या x1 इक्वल टू -x2। लेकिन ध्यान से समझना, अगर x1 डोमेन में है तो क्या x2 डोमेन में होगा? नहीं, क्योंकि r+ ही है। तो ओनली यही वाला x हमारे काम का है। कौन सा? यही वाला x काम का है। तो ये कैसा रहेगा फंक्शन? है कैसा रहेगा ये? है कैसा रहेगा? 1 1। वैसे भी हम जानते हैं इसके ग्राफ कैसा होगा? ये वाला पार्ट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब 1 और -1 के लिए वैल्यू सेम आएंगे, लेकिन जो -1 पे तो डोमेन में ही नहीं आया ना। आया क्या? नहीं आया। तो ये फंक्शन भी कैसा है? कैसा फंक्शन है ये? 1 1। समझ गए? समझ आया कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 1 एंड मैनी 1। देखो यार, ध्यान से समझना। अभी क्योंकि हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं। इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं कुछ, वैसे डिटेल में तो आगे आएगा, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, अगर कोई फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग है, ढंग से समझना। अगर कोई फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, या फिर ऐसे बढ़ रहा है, या स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, मतलब या तो कॉनकेव अपवर्ड बढ़ रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड बढ़ रहा है, या स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, डोमेन में हमेशा ऐसा है। या तो ऐसा है, या फिर कैसा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है, कॉनकेव अपवर्ड डिक्रीज कर रहा है, या कॉनकेव डाउनवर्ड डिक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज करके कांस्टेंट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंक्रीज करके डिक्रीज करने लगे। तो ये निश्चित तौर पे कैसा फंक्शन है? 1 1, क्योंकि जो वैल्यू यहां पे जो ऑब्टेंड हो गई, वो ये वैल्यू ऑब्टेंड हुई, ये वैल्यू कैसी है, दोबारा से ऑब्टेंड नहीं होगी। यहां पर भी जो वैल्यू यहां ऑब्टेंड हो गई, वो दोबारा से कभी ऑब्टेंड नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? ये समझ आ गया? इफ द फंक्शन, लिख लो जरा एक स्टेटमेंट, इफ द फंक्शन इज continuous and either strictly increasing और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इनसे रिलेटेड में कुछ रिजल्ट भी अभी आप लोगों को बताऊंगा, वो याद कर लेना, डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में होगा। Then function is 1 1. Then function is 1 1. But converse is not true. But converse is not true. अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो कैसा होगा? 1 1 होगा। लेकिन उल्टा जरूरी नहीं है। जैसे 1 1 तो तब भी हो सकता है डिस्क्रीट टाइप का फंक्शन हो, 1 2 3 है, यहां पर 7 8 9 है, तो 1 की वैल्यू 8 आ जाए, 2 की 7 आ जाए, 3 की 9 आ जाए।
ये भी कैसा होगा 1 1। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है नहीं, कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मतलब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये तो गारंटी है कि इसकी 1 1 होने की, लेकिन 1 1 है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ गए कि नहीं? ये वाला साइन तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला साइन करेक्ट नहीं है। मैनी वन की बात करें, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इंक्रीज करके अगर डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये y है इस x के लिए भी आया, सेम इसके लिए भी आ गया, इन दोनों x के लिए y सेम आ गया ना। तो ये कैसा होगा? मैनी वन। या डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर गया तो भी ये कैसा होगा? मैनी वन। इन दोनों के लिए सेम आ गया भाई। तो इंक्रीज करके डिक्रीज करता है या डिक्रीज करके इंक्रीज करता है तो फंक्शन क्या होगा? मैनी वन। इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस एंड फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज और डिक्रीज देन इंक्रीज, देन इट इज मैनी वन। लिख लो यार। इफ function is continuous and increase then decrease or increase then decrease or decrease then increase, then it is 1 1, then it is many one, not 1 1। ठीक है? बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज के एफ डैश एक्स से रिलेटेड कुछ रिजल्ट होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको आगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। ये समझ आ गया है? आगे समझना। ये जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है हमारे पास, ये 1 1 दिया है, तो इस इक्वेशन के बारे में क्या कह सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट। अरे यार ये तो इक्वेशन है ना, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स के बारे में क्या कह सकते हैं? इसके मैक्सिमम कितने रूट्स आएंगे? 1 आएगा अगर 1 1 है तो, क्योंकि एक बार अगर लैम्डा आ गया तो दोबारा से नहीं आएगा। और 1 कब आएगा? जब 1 1 है। और 1 कब आएगा? जब लैम्डा किस में लाई करना चाहिए? इसकी रेंज में। ठीक है कि नहीं? और लैम्डा इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लिख लो यार जी। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, नहीं नोट है, हाँ नोट करके लिख लो। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, if y equal to fx is 1 1 function, then for equation fx equal to lambda, maximum one solution exists where lambda is constant. One solution exists where fx is constant. लिखिए, one solution exists when lambda, आगे और लिख लो, when lambda is element of range of fx, when lambda is element of range of fx, then one solution exists when lambda is not the element of range of fx, when lambda is not the element of range of fx, then no solution exists.
बात समझ में आ गई नहीं? और अगर हमारे पास fx कैसा होता, मैनी वन, fx कैसा होता, मैनी वन, लिख लो ये भी, इफ y इक्वल टू fx इज मैनी वन फंक्शन, if y equal to fx is many one function, then number of solution of equation fx equal to lambda, then number of solution of equation fx equal to lambda can varies from 0 to infinite. फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट, ठीक है ना? ढंग से समझना। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा है, मैनी वन, आर टू आर में, और एक्स स्क्वायर माइनस वन के सॉल्यूशन कितने हैं, 0। रियल सॉल्यूशन कितने हैं इसके, 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन 1, रिपीटेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन 2। और अगर हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स है, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन। साइन एक्स इक्वल टू 3 के सॉल्यूशन कितने हैं, नो। और साइन एक्स इक्वल टू 1/2 के सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट। तो मैनी वन है तो उसके सॉल्यूशन कहां से कहां तक वेराई कर सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट, फंक्शन पे डिपेंडिंग है। और 1 1 है तो उसके सॉल्यूशन मैक्सिमम 1 होगा, या तो 1 भी नहीं होगा या 1 होगा। बात समझ में आ गई नहीं है? समझ आ गई? ठीक है ना? अब मैं दोबारा से कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रियल वैल्यूड रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना? इसके बाद बताया टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 ऑन 2 मीन्स इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, मीन्स बाइजेक्टिव, मीन्स इन्वर्टिबल, मैनी वन इनटू, मैनी वन ऑन 2 एंड 1 1 इनटू। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑन टू, ठीक है कि नहीं? इंजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1। अब इसके अलावा मैंने आपको ये बताया 1 1 और मैनी वन का क्राइटेरिया सेम है, और ऑन टू और इनटू का क्राइटेरिया सेम है। अगर हमें कोडोमेन नहीं गिवन है तो हम क्या मानते हैं, आर, और एफ सच दैट x2y लिखा है तो क्या मानते हैं, y कोडोमेन, x एज डोमेन। और डोमेन नहीं दी है तो डोमेन कैसे निकालते हैं, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए y क्या हो, रियल। रेंज हमेशा क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन्ड फॉर डोमेन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन्ड फॉर डोमेन। बात समझ में आ गई ना? और अगर हम बात करें किसकी, ऑन टू और इनटू की, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा देन ऑन टू, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन देन इनटू, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई नहीं? अगर हमारे पास क्या आया, 1 1 और मैनी वन का क्राइटेरिया क्या है, अगर हमारे पास ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज ओनली 1 प्री इमेज देन 1 1, इफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ रेंज हैज मोर देन 1 प्री इमेजेस देन मैनी वन। अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करने पे क्या आ जाए, x1 इक्वल टू x2 1 1, और एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करने पे x1 इक्वल टू x2 के अलावा और कोई सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करें जो कि इसकी डोमेन में, देन मैनी वन। इंक्रीज ही इंक्रीज कर रहा है देन 1 1, और इंक्रीज करके डिक्रीज कर गया तो मैनी वन। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है कोई भी, मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट करती है तो वो क्या है, 1 1। और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर जाए तो वो कैसा हो गया, मैनी वन। बात समझ में आएगी नहीं? अगर 1 1 है तो एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे, 1, या तो 0 या 1। वो किस पर डिपेंड करेगा, रेंज में लाई कर रहा है तो 1, और रेंज में लाई नहीं कर रहा तो 0। और मैनी वन है तो उसके सॉल्यूशन कितने लाई करेंगे, मे बी 0 टू इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई है सही तरह से? ठीक है।